ना बोलते हुए आराम से सुनिएगा, आराम से। अब देखो क्या हुआ था 1947 में देश आजाद। जब देश आजाद हुए तो भारत अपनी विलय की प्रक्रिया में लग गया और ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान भी अपने काम में लग गया है। दो देश के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। भारत ने जैसे तैसे करके भोपाल को हिस्से में लाया, हैदराबाद को लेकर आया, त्रावणकोर को लेकर आया, जूनागढ़ को लेकर आया, कश्मीर में जाकर के बात की गई कि क्या आप हमारे देश भारत के साथ विलय करेंगे। अब कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ बड़ी समस्या थी। समस्या ये कि राजा हिंदू बट प्रजा जो है 80% मुस्लिम थी। तो उन्होंने अपने आप को आजाद रहना चुना कि मैं आजाद रहना चाहता हूं। ये उन्होंने स्वीकार किया राजा हरि सिंह ने। जब उन्होंने आजाद रहना स्वीकार किया तो भारत ने कुछ बात तो की, फिर भारत ने वो करना इंटरफेयर करना बंद कर दिया। इंडिया ने बोला अगर आपको आजाद रहना आप आजाद रहिए, यू एक्ट एज ए बफर स्टेट, हमारे बीच में बफर जोन का काम करोगे, नीचे इंडिया इधर पाकिस्तान चाइना की तरफ। ये भी मान लिया गया, मतलब ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम हमारे काम में लगे, कश्मीर उसके काम में लगा और सडनली पाकिस्तान के अंदर एक मेजर थे, भारतीय सेना के मेजर थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, जो कि वजीरिस्तान के अंदर पोस्टेड थे, अफगानिस्तान बॉर्डर वाले इलाके के पास। इनका नाम था मेजर ओमकार सिंह कलकट। मेजर ओमकार सिंह कलकट उस इलाके के अंदर थे और उनके हाथ में उसी पर्टिकुलर समय एक लेटर लगा। उस लेटर का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग और उस ऑपरेशन गुलमर्ग के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा भारत में होने वाले, कश्मीर के अंदर होने वाले हमले की सारी बातें थी, एक एक बातें। अब उनको ये लेटर पढ़ते हुए वहां पर एक ने देख लिया पाकिस्तानी सेना से, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उनको बताया गया कि अगर आपने ये बातें कहीं खोली तो आपकी जान चली जाएगी। अब मेजर ओमकार सिंह कलकट 2 महीने के अंदर, 1947 अगस्त की बात है, 2 महीने के अंदर वहां से निकले और अक्टूबर में दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच करके उन्होंने आकर के बताया मेजर कलकट ने कि पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर हमले की रचना वो कर रहा है, जम्मू कश्मीर के ऊपर। बट उस पर्टिकुलर समय में भारतीय सेना ने उस बात को, मतलब भारतीय सेना के, भारत के जिनको उन्होंने इन्फॉर्मेशन कन्वे की थी, उन्होंने उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा। उसके 2 ही दिन के अंदर जैसा उन्होंने कहा था वैसा हूबहू होने लगा। फिर बोला गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कि उस मेजर को बुलाइए, उनको जिनको आपने नजरअंदाज किया था उनसे जानिए। उनको बुलाया गया, बात की गई। अब पाकिस्तान ने 3 जगह से हमला किया था, तीनों जान लेना चाहिए। सबसे पहले ऊपरी हिस्सा, इसका नाम था गिलगिट फ्रंट, इसका नाम था मुरादाबाद श्रीनगर फ्रंट और इसका नाम था जम्मू फ्रंट। 3 जगह से पाकिस्तान ने हमला किया था। वो तीनों जगह से उसका मोटिव था भारत के, मतलब तीनों जगह से इतना स्विफ्टली हमला करेंगे। पहले समझिए उनका प्लान क्या था, एक इंपॉर्टेंट प्लान था, मिलिट्री हिस्ट्री में प्लान जानना बहुत जरूरी है। उनका प्लान था कि पहले तो हम इंटरनल विद्रोह कराएंगे। इंटरनल विद्रोह मतलब यहां पर जो था बारामुल्ला, रजौरी, पुंछ, इन इलाकों के अंदर, श्रीनगर के अंदर, द्रास के ऊपर, बल्टिस्तान गिलगिट के ऊपर, स्कार्दू के ऊपर, यहां पर जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है उससे विद्रोह करा दो। विद्रोह करा दो कि हमें यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमें विलय करना है पाकिस्तान के साथ, कुछ भी, या फिर रिलीजन को लेकर विद्रोह करा दो। रिलीजन को लेकर विद्रोह जब कराया तो इतनी मुट्ठी भर सेना थी जम्मू एंड कश्मीर के राजा के पास, क्योंकि वो एक नया देश था, छोटा देश था, पहले आजाद अखंड भारत का हिस्सा था। तो वो जो हिस्सा था उनके पास छोटी सी सेना थी और इनका प्लान था कि जब हम विद्रोह कराएंगे, रिबेलियन कराएंगे छोटे-छोटे पॉकेट्स में, तो ये मुट्ठी भर सेना ये बढ़ जाएगी। और वही हुआ, जब विद्रोह कराया तो छोटी सी सेना थी सारी हिस्सों में बढ़ गई। जब सारी हिस्सों में बढ़ी तो तीनों एंगल से स्विफ्ट अटैक हुआ, गिलगिट, बारामुल्ला यानी श्रीनगर फ्रंट और तीसरा आपका जम्मू फ्रंट। इन तीनों इलाकों से हमने हमला किया। सबसे पहले जानते हैं श्रीनगर वाला। जब उन्होंने श्रीनगर वाले फ्रंट पर हमला करना शुरू किया, यहां पर एक जगह थी ओबेटाबाद पाकिस्तान के अंदर, यहां से श्रीनगर तक यानी राजधानी तक जाने का रास्ता उन्होंने मुकम्मल किया था 5 दिन का, कि 5 दिन के अंदर हम राजधानी आएंगे और 5 दिन के अंदर कश्मीर इंशाल्लाह हमारा होगा। ये उनकी वो थी। उन्होंने लड़ना शुरू किया, यहां से घुसपैठ शुरू। जब उन्होंने घुसपैठ करी वो सबसे पहले मुजफ्फरनगर में घुसे। मुजफ्फरनगर में घुसने के बाद आगे की तरफ गए उड़ी के बाद बारामुल्ला आप ऐसा समझिए कि हर तरह से वो एक यमन का इलाका था, मतलब अमन का इलाका था, शांति का इलाका था, सब कुछ था वहां पर बारामुल्ला में, जहां पर इन्होंने हमला किया। ऐसा बोला जाता है बारामुल्ला जो रास्ते में आया था वही कारण था कि पाकिस्तान श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाया। इनको ऐसा बोला गया था कि हिंदू का जर सिंध का घर, हिंदू का जर सिंध का पग और मुस्लिम का घर, ऐसा आपको करना, मतलब हिंदू की सारी वेल्थ छीन लेना, सिख जो होता है उनकी पग जो होती है, सारा सामान पग का होता है, पग छीन लेना और मुस्लिम के घर में रहना। वो लोगों ने उस इलाके के अंदर ऐसा कोहराम मचाया, कुछ तो ट्राइबल लोग थे, कबाली थे, बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जो भी वो कर सकते थे, जितनी दरिंदगी के ऊपर कोई जा सकता वो गए। उन्होंने लूट मार की, उन्होंने वहां की औरतों की आबरू लूटी, वहां से उनको पेशावर के बाजारों में भेज दिया गया लूट करके। ये सारा सीन हुआ बारामुल्ला में। उन लोगों ने आगे बढ़ने के बजाय एक दिन और बिताया इसी चीज को एंजॉय करने के लिए, इसी चीज को हड़पने के लिए, वहां के पैसे को लूटने के लिए, प्लंडरिंग करने के लिए। और इतने में इन द मीन टाइम पाकिस्तान क्या बोलते हैं उसको, श्रीनगर से राजा हरि सिंह और हमारे भारत में बातचीत चली रही थी, नेगोशिएशन की बात चलते 26 अक्टूबर के दिन, आई थिंक डेट मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लंबा समय होगा मुझे पढ़ते हुए। तो उस दिन विलय हो गया। राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया भारत के लिए कि मैं अपने आपको, अपने मुल्क, अपने देश को जो कि कश्मीर था, मैं भारत के साथ विलय करता हूं। जैसे भारत के साथ विलय, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला सेना बढ़ाओ, सेना उठी, यहां से 16 बटालियन दिल्ली से उड़ान भर के श्रीनगर की तरफ गई, कुछ यहां से पाकिस्तान गुरदासपुर होते हुए पंजाब होते हुए ऊपर गई और ऐसे वहां तक सेना पहुंच गई थी। अब सबसे बड़ा दिक्कत थी क्या, हमें श्रीनगर के पास एयरफील्ड को बचाना था, एयर स्ट्रिप जिसका नाम था बड़गाम। तो बड़गाम की एयर स्ट्रिप को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वही एक जरिया था कि हम कहीं से भी सैनिक वहां डिप्लॉय कर सकते थे। तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो हमारे पास हवाई जहाज थे उसको लेकर यहां पर उड़ी। जब वहां पहुंची तो वहां जाकर कोई लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि डर था क्या दुश्मन श्रीनगर तक पहुंच तो नहीं गया। ये डर था, बट उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर तक घुमाने के बाद नीचे उतारी। जब नीचे उतारी तो वहां पर उन्होंने देखा सब सेफ है। फिर वहां पर कहा गया उनको कि अब आपको बड़गाम की सुरक्षा करना। जब बड़गाम की सुरक्षा हो रही थी, दुश्मन तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब आगे की तरफ बढ़ रहा था तो यहां पर लड़ाई लड़ी थी मेजर सोमनाथ शर्मा, हम सभी लोग जानते हैं। उनके हाथ में गोली लग गई थी, बहुत कम थे, हेवीली आउट नंबर। उनका एक जो लास्ट स्टेटमेंट है बड़ा फेमस है, वी आर हेवीली आउट नंबर, वी आर अंडर द डिवास्टेटिंग फायर, बट आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच टिल लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड ऑफ माय राइफल। मतलब हर तरफ से गोलीबारी चल रही थी, आउट नंबर थे, हमारे पास कुछ नहीं था, एक इंच भी मैं अपनी जगह छोड़ करके नहीं। एयर स्ट्रिप को बचाया गया। इधर से पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो सामने जब कन्वेंशनल वॉर लड़ रहे थे, उनको पता था हम भारतीय सेना से जीत नहीं पाएंगे, तो उन लोगों ने जंगलों के अंदर घुसना शुरू कर दिया। जब जंगलों के अंदर घुसना शुरू कर दिया, यहाँ पर एक जगह है श्रीनगर, आप इसे समझ लीजिए, ये है श्रीनगर। श्रीनगर के आगे यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है शालाटेंग, ठीक श्रीनगर के पास में, ठीक इधर से ये बड़गाम वाला इलाका, बड़गाम, ठीक, और ये इधर से बारामुल्ला। तो बारामुल्ला होते हुए वो कहां तक आ गए थे, शालाटेंग के पास। शालाटेंग के ऊपर एक जगह थी, यहां पर पट्टन, तो पाकिस्तानी कबालिस आ गए थे पट्टन तक। अब पट्टन में यहां पर भारतीय सेना थी। अब भारतीय सेना उनको यहां रोक के रखी थी, कहां पर, पहले तो पट्टन में। अब पट्टन में इंडियन सोल्जर्स तैनात थे। रैंक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूं, या तो नाम था ब्रिगेडियर एलपी सिंह था, थोड़ा सा रैंक मुझे ध्यान नहीं, माफ कीजिएगा उस चीज के लिए, बट ब्रिगेडियर एलपी सिंह यहां पर तैनात थे और पट्टन में दुश्मन को रोक रहे थे। जब पट्टन बार-बार यहां से दुश्मन आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो उसने सोचा कि ऐसे सड़क से तो हम इनके पास नहीं लड़ पाएंगे, तो उसने क्या जंगल में घुसना शुरू किया। दुश्मन ने जंगल में घुसना शुरू किया, इधर से ये इधर। अब वो यहां से श्रीनगर उसके लिए ज्यादा दूर नहीं था, मात्र 17 किलोमीटर था। अब 17 किलोमीटर का इलाका था। ब्रिगेडियर एलपी सिंह जो थे उन्होंने यहां पर एक बोल्ड डिसीजन लिया। हालांकि उनकी इस डिसीजन को लेकर के बड़ी आलोचना भी की गई, बट जानिएगा कि मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर रिस्क और उस रिस्क में सक्सेस कैसे मिली लोगों को। तो यहां पर
पट्टन के पास जो भारतीय सेना खड़ी थी, भारतीय सेना यहां खड़ी थी, दुश्मन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उसने अनकन्वेंशनल तरीका गोरिल्ला टेक्निक को अपनाने के लिए जंगल में घुसा। अब ये बात ब्रिगेडियर एलपी सिंह जानते थे कि अगर दुश्मन जंगल में घुस गया तो ये पठान, ये पश्तून, ये कबाली इतनी आसानी से नहीं हारेगा अगर ये जंगल में घुस गए तो। क्योंकि देखिए हम उस इलाके को बहुत बेहतर नहीं जानते थे उस दौर में, हम वही जानते थे जो रोड हमें नक्शे के ऊपर बना दिए थे, और वो उस इलाके का चप्पा चप्पा जानते थे। तो यहां पर ब्रिगेडियर एलपी सिंह ने सैनिक को रिट्रीट करने के लिए कहा पीछा, तो उन्होंने उसको पीछे रिट्रीट करने के लिए कहा, यहां से पीछे की तरफ आ। तो इंडियन आर्मी जब पीछे की तरफ आई तो इस जैसे सबको पता चला कि पट्टन जहां पर इंडियन आर्मी ने पकड़ बना के रखी थी, एक ऊंचे इलाके पर दुश्मन को रोक के रखा था, इंडियन आर्मी वहां से रिट्रीट कर रही, पीछे की तरफ भाग गई, कहां पर, शाल टैंक की तरफ। अब शाल टैंक की तरफ वो पीछे की तरफ बढ़ रही, एट द मीन टाइम इधर से पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उनको ऐसा लगा कि भारतीय सेना डर गई, और जब भारतीय सेना डरी तो उन्होंने क्या किया, फटाक से बोले सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, वो आ गए इस तरफ, यहां पर आ गए, और उन्होंने सोचा कि अब सीधा हमला करेंगे। अब एट द मीन टाइम ब्रिगेडियर एलपी सिंह ने क्या किया था, इस तरफ से भेजी थी फर्स्ट कुमाऊं, है ना, फर्स्ट कुमाऊं इन सपोर्ट विद फोर कुमाऊं सपोर्ट कर रही थी, फर्स्ट कुमाऊं थी, इधर से थी फर्स्ट सिख बटालियन, इधर से थी कुमाऊं बटालियन, इधर से थी रेजिमेंट, है ना, और यहां पर सामने वो खुद खड़े थे। अब जब दुश्मन पीछे की तरफ आया, उसे आने दिया, और तीनों तरफ से जो हमला हुआ, जो खतरनाक हमला हुआ, पाकिस्तानी कबाली ये भी नहीं जान पा रहे थे कि ये गोलियां आ कहां से रही है। तो यार उन्हें कन्वेंशनल वॉर जोन, बट जो तीनों तरफ से गोली आई तो पीछे भगा, और भारतीय सेना ने इतनी ताकत के साथ उनका सामना किया, इतनी ताकत के साथ उनका सामना किया कि उनको बारामुल्ला के पार निकाल दिया, सभी लोगों को बारामुल्ला के पार उनको धकेल दिया। वो भारतीय सेना उस समय और आगे बढ़ना चाह रही थी, बट एट द मीन टाइम क्या हो गया, नीचे की तरफ जो जम्मू फ्रंट था वहां से न्यूज़ आ गई, रजौरी तरफ दुश्मन आगे बढ़ रहा है, ये हुआ। अब देखिए छोटा हुआ, अब दर्दिस्तान ये वाला इलाका स्कार्दू, दुश्मन यहां पर तेजी से आगे बढ़ा, और तेजी से आगे बढ़ते हुए इस इलाके को कब्जा कर लिया, स्कार्दू को इनको गिरा दिया। अब इंडियन आर्मी जो थी उसने श्रीनगर वाले इस वाले हिस्से पर तो पूरी अपनी बढ़त बना ली थी, ये पूरा हाथ में था। दुश्मन इधर से आगे बढ़ा लेह की तरफ, अब जब लेह की तरफ आगे बढ़ा तो लेह में भी उतने सोल्जर थे नहीं जितनी उम्मीद थी, तो हमने क्या किया, यहां से हिमाचल होते हुए लेह की तरफ सैनिकों को भेजा कि आप जाइए। अब सोचिए, मतलब वो बोलते हैं ना, इसे कहावत कहना नहीं चाहिए कि जिस दिन सर मुंडाया उस दिन ओले गिर गए। ऐसे कुछ हुआ कि जब भारतीय सोल्जर्स और ऑफिसर्स इधर जंगल में गए तो तेज तूफान आ गया पहाड़ों के अंदर, वो फंस गए। उनकी जरूरत लेह में थी और बीच में तूफान आ गया, उसमें फंस गए। अब लेह तेजी से दुश्मन आगे बढ़ रहा था, लेह की तरफ दुश्मन आगे जा रहा है, उसने पूरा लेह को घेर रखा, लेह आखिरी तक अपने लिए लड़ता रहा, जो किला था उसको फोर्टिफाइड करके वो लोग लड़ते रहे आखिरी तक। बट जिस दिन उनका आखिरी दिन था, द लास्ट डे, कि लेह से बोल दिया गया था कि आज अगर हमें सपोर्ट नहीं दिया आपने, वी विल गोइंग टू एंड, हमारे पास ना तो इतना आर्म्स है, ना ही इतने गोली बारूद है, हम नहीं रह पाएंगे। अब ये वॉर सडनली जो सोल्जर्स नीचे से गए थे, यहां से हिमाचल होते वहां पहुंच गए, उन्होंने लेह में इनका सपोर्ट किया, और फिर से लेह में जंग शुरू हुई। तो जो हमने इधर से सपोर्ट दिया था, साथ ही साथ जो सोल्जर्स वहां थे, मिल करके लड़े और वहां से दुश्मन को रिट्रीट किया। अब यहां पर एक मेजर ऑपरेशन चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन बाइसन। ऑपरेशन बाइसन हमारे इंडियन हिस्ट्री का बड़ा तगड़ा एक ऑपरेशन था। यहां पर क्या किया भारतीय सेना ने, अब इस पूरे इलाके के अंदर द्रास में, कारगिल ये सब दुश्मन के पास था, द्रास कारगिल सब दुश्मन के पास था, वो इस इलाके पर कब्जा करके बैठे हुए थे, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ गए। भारतीय सेना ने क्या किया, टैंक, हम सभी जानते हैं टैंक चलते हैं, हम सभी जानते हैं। इंडियन आर्मी ने 1948 में उन टैंक्स को डिसमेंटल किया और ट्रक में भर दिया, और ट्रक को पहाड़ों पर चढ़ा दिया। और जब ट्रक पहाड़ पर गए तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सा, ट्रक पहाड़ पर जाना बड़ी आम हो सकती है। ट्रक गए ऊपर पहाड़ों में, और पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची चट्टान थी उनकी आड़ में जाकर के उनने जितने भी डिसमेंटल टैंक थे उनको फिर से बनाया, और फिर जो उन ऊंची पहाड़ियों पर जो उन लोगों ने गोलाबारी शुरू की, पाकिस्तानी सैनिक जान भी नहीं पा रहे थे। मतलब वो इतने शॉक्ड थे, इतने हिप्नोटाइज हो चुके कि कोई इतनी ऊपर आर्म, इतनी ऊपर तो कैसे ला सकता है भारतीय सेना लेकर के। बात सिर्फ ताकत की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ ताकत की नहीं है, बात है इंटेलिजेंस की। उन्होंने यूज किया, वो चाहे उन्होंने डिसमेंटल की, लेकर के गई, और फिर वहां जाकर के उन्होंने जो तोप से गोली चलाना शुरू की। 1 जनवरी 1949 आ गया, सीज फायर लाइन बन गई, सीएफएल, जो समिति 1971 में उसका नाम बदल के एलओसी कर दिया गया था। तो सीज फायर लाइन वहां पर बनाई गई, और बस तब से ये कुछ ऐसा सिनेरियो है। बट आपको 3 फ्रंट का याद रखना, गिलगिट फ्रंट पहला, दूसरा श्रीनगर फ्रंट, और तीसरा जम्मू फ्रंट। इन 3 फ्रंट से उन्होंने 10-10 हजार सैनिक को भेजा था, और आपस में कोऑर्डिनेशन। सोचिए, अब इसको पाकिस्तान के लिहाज से समझे, एक पॉइंट है, पाकिस्तान के लिहाज से अगर इस बात को समझा जाए तो मतलब कितने बेवकूफ थे वो, किसी जंग पर जा रहे हो, प्लंडरिंग में अपना समय जाया किया उन्होंने, बारामूला। बट क्या है, विनाश काला विपरीत बुद्धि, सभी जानते हैं, और वही वो वहां पर हुआ। देखिए कश्मीर हमारा था ही नहीं, हमारा कश्मीर कहां था, वो तो आजाद था। ये पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं कि कश्मीर हमारा हुआ। आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा पॉइंट हट में आएगा, ऐसे चलते फिरते मैं आपको 1971 1965 की लड़ाई भी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अभी हम वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक,